रीबर्थ ऑफ माई मार्वलस क्वीन एपिसोड 8 कल की 1। दिव्य ज्योति की शक्तियां प्राप्त करने के बाद कीर्ति वापस राज्य पंडित के पास महादेव के मंदिर में आ गई। राज्य पंडित कीर्ति का इंतजार कर रहे थे। कीर्ति जैसे ही मंदिर में आए, पंडित जी उसको देखते रह गए। इस वक्त कीर्ति के चेहरे पर दिव्य तेजस्वी तेज था। कीर्ति पंडित जेड के साथ महादेव के शिवलिंग के पास आकर उनके आगे अपने दोनों हाथ जोड़ आंखें बंद किए कुछ मंत्रों का जाप करने लगी। जैसे जैसे वो मंत्र बोलने लगी वैसे वैसे वहां का मौसम बदलने लगा। मंत्रों का जाप पूरा कर जैसे ही कीर्ति अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक सुनहरे रंग का दिव्य तलवार प्रकट हो गया, जिस पर एक छोटा सा त्रिशूल बना था। राज्य पंडित जी मुस्कुराते हुए कीर्ति से बोले, आपको महादेव के आशीर्वाद के साथ एक नायाब तोहफा मिला है, आप इसे धारण करें। आगे होने वाले धर्म युद्ध में यह आपका सारथी बनेगा, क्योंकि आगे के सफर आसान नहीं होगा। पंडित जी बात सुन कीर्ति अपना सिर हिला। उस तलवार को जैसे ही हाथ में ली, वहां तेज बिजली चमकने अगले ही पल वो बिजली उस तलवार में समा गया। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। कीर्ति के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। वो समझ गई उसे आगे क्या करना है। वो जल्द से जल्द साकन्या को मारकर इस वन को काली शक्तियों से आजाद करना चाहती थी। दोनों मंदिर से बाहर निकल परागन में आए। इस वक्त आकाश पूरी तरह साफ था। आज के हवा कुछ तो अलग था। पशु खुशी के आकाश में उड़ रहे थे। राज्य पंडित अपने चारों तरह खुशी माहौल देखते हुए नम आंखों बोले, आज 1000 वर्ष बाद यहाँ के हवाओं से पहले जैसी खुशबू आ रही थी। जैसे आज ये पक्षी खुश है, वैसे यहाँ रहने वाले लोगों के जिंदगी में खुशियां बहुत जल्द आएगा। कीर्ति विश्वास के साथ राज्य पंडित से बोली, हम आपसे वादा करते हैं आपकी दुनिया बहुत जल्द पहले जैसे होगा। बहुत जल्द कल की जंगल कल की वन में बदलेगा, जहाँ चारों तरह खुशियां ही खुशियां होगी। पंडित जी कीर्ति की बात सुन मुस्कुराने लगे। कीर्ति कुछ सोचकर राज्य पंडित से बोले, हमें साकन्या के बारे में सब कुछ जानना है। उसके पास कैसी शक्तियां हैं और वो इतने वर्षों से इस वन में क्या कर रहा है, क्योंकि जहां तक हमें पता है यहाँ पुण्य आत्माओं का वास, यहाँ बुराई से कहीं ज्यादा अच्छाई है। पंडित जी बोले, आपको ये तो पता होगा किस तरह से साकन्या धोखे से कल्कि वन में प्रवेश कर अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर महाराज महेंद्र को बंदी बना हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया। कीर्ति हाँ में सिर हिला दी। पंडित जी आगे बोले, कल्कि राज्य के कण कण में अच्छाई और सच्चाई का वास्ता था और उसका मुख्य स्रोत पवित्र शक्ति कुंज है। वहाँ राज परिवार के पूर्वजों का वास है। वह हमारे शक्तियों का स्रोत था। साकन्या जैसे ही महाराज को वादी बनाया, सबसे पहले वो अपनी काली शक्तियों से उस कुंज के शक्तियों को प्राप्त कर यहाँ का राजा बन गया। जैसे ही उस पवित्र शक्ति कुंज से काली शक्तियां मिली, यहाँ रहने वाली पवित्र आत्मा साकन्या के वास में हो गए। उसके बाद धीरे धीरे उन लोग के आत्मा की आहुति देकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगा। काफी कोशिश करने के बाद भी उसको दिव्या ज्योति का पता नहीं चला। वह महाराज को आज तक अपने कैद में रखा है, क्योंकि उनसे वह दिव्य ज्योति का पता जानना चाहता है। भले ही उसके पास दिव्य ज्योति की शक्तियां नहीं है, लेकिन वो असीम काली शक्तियों का राजा है। राज्य पंडित की सारी बातें सुनी कीर्ति के आंखों में खून उतर आया। उसके आंखों के सामने कबीला में रहने वाले लोगों का चेहरा आने लगा। वो अपनी सीरियस आवाज में बोली, अब उसके अंत का समय आ गया है। वो इस वक्त कहाँ है? पंडित जी परेशानी भरे लहजे में बोले, वो इस वक्त महल में है। आज वो महाराज महेंद्र की आहुति देने वाला है, क्योंकि उसको अब तक आपके यहाँ आने का पता चल चुका होगा। कीर्ति मंदिर से बाहर निकलते हुए बोली, हमें उसे रोकना होगा, जल्दी चलिए। फिर दोनों महल के लिए निकल गए। प्रताप फार्म हाउस। रुद्र ज्यादातर फार्म हाउस में अपने दोस्त राज के रहता था, क्योंकि उसको यहाँ से काम करने में आसानी होता है। रुद्र के अंडरवर्ल्ड के पहचान के बारे में कोई नहीं जानता था, सिवाय उसके दोस्त और असिस्टेंट राज और कुछ खास आदमियों के अलावा। इस वक्त रुद्र अपने रूम के बैठा अपने लगे बड़े से पेंटिंग को एकटक देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सुकून के भाव थे। रुद्र अपनी जगह से उठ उस पेंटिंग पर हाथ फेरते हुए बोला, लिटिल फेरी, आप हमें कब मिलेगी? आपको सिर्फ देखने भर से हमें सुकून मिलता है। ये पेंटिंग कीर्ति का है, उस वक्त की जब वो पहली बार क्लब में उससे मिला था। रुद्र अपने आंखों में मोहब्बत भरे जज्बात लिए उस पेंटिंग को देख रहा था। तभी उसके रूम में राज आया। राज के रूम में आते ही रुद्र अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या मेरी फेरी का तुम्हें कुछ पता चला? उसका नाम क्या है? राज, नहीं यार, काफी कोशिश करने के बाद भी हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चला। ऐसा लगता है कोई चाहता नहीं हम उस लड़की के बारे में जाने, लेकिन मुझे उसका नाम और कॉलेज का नाम पता चल गया है। रुद्र उसको देखने लगा तो राज मुस्कुराते हुए बोला,
तेरी फेरी का नाम कीर्ति है और वो मुंबई इंटरनेशनल कॉलेज के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। ये सब मुझे एक लड़के से पता चला जो उसके कॉलेज का है, वहाँ लड़का भी उस दिन क्लब आया था। रुद्र कीर्ति धीरे से बोला। इसी के साथ उसके चेहरे पर स्माइल आ गया जिसे देख राज भी मुस्कुराने लगा। रुद्र को खुश देख राज खुद से बोला, तेरी खुशी के लिए मैं किसी भी कीमत पर तेरी फेरी को तेरे सामने लाऊंगा, ये तेरे दोस्त का वादा है। रुद्र, हम कल कॉलेज चलेंगे, मुझे मेरी फेरी को देखना है। राज हाँ में सिर हिला रूम से निकल गया। रुद्र वापस कीर्ति के पेंटिंग को देखने लगा। कल की 1। कीर्ति और राज्य पंडित इस वक्त राज्य महल के दूसरी तरह से लगे पहाड़ के चोटी पर खड़े थे। दोनों वहां से महल और उसके आस पास की जगह अच्छे से देख रहे थे। राज्य महल को देख कीर्ति के आंखों में हैरानी के भाव आ गए, जिसे देख पंडित जी समझ गए वह क्या सोच रही है। पंडित जी महल को देखते हुए गहरी उदासी भरे स्वर में बोले, हमारा राजमहल पहले ऐसा नहीं था। हमारा महल तो काफी खूबसूरत साथ जो कल की राज्य की शोभा और गौरव था, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते थे क्योंकि उसकी सुंदरता अद्वितीय था। फिर अपने आंखें गुस्से और दर्द के भाव लिए बोले, ये सब उस राक्षस के कारण हुआ है। उस शक्ति कुंज को लेने के बाद वह धीरे धीरे महल में मौजूद सकारात्मक शक्तियों को खुद में समाहित कर इस महल को वीरान और खंडहर बना दिया, जिसके कारण महल की यह हालत हुई। इस वक्त कीर्ति के सामने एक काले रंग का खंडहर जैसा महल था, जिसके चारों तरह लगे लंबे लंबे काले पड़े पौधे उस महल को खतरनाक बना रहे थे। उस महल के चारों तरफ भयानक राक्षस के साथ कुछ खतरनाक जानवर उस महल की निगरानी कर रहे थे। वो सब दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक थे। कीर्ति पंडित जी को देख हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहुत जल्द सब पहले जैसा होगा, सबको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। फिर कीर्ति पंडित जेड के हाथ में महागुरु के दिए तलवार को देते हुए बोली, आप इससे खुद की रक्षा करिएगा, बाकी को मैं देखती हूँ। बोल अपना हाथ आगे कर आंखें बंद किए कुछ मंत्र बोली। इसी के साथ कीर्ति के हाथ में वो तिलस्मी तलवार आ गया जो उसको मंदिर में मिला था। कीर्ति अपने हाथ में तलवार लिए महल की ओर बढ़ने लगी। इस वक्त वो किसी दिव्य देवी का स्वरूप लग रही थी। उसके चेहरे का तेज उस अंधेरे में दीपक के जैसे चमक रहा था। वो जैसे ही महल के सामने आई, उसके सामने कई खतरनाक दिखने वाले राक्षस आए गए। कीर्ति को देख कुछ देर के लिए उन राक्षसों के आंखों में हैरानी के साथ चमक के भाव आ गए, लेकिन अलगे ही पल उनकी आंखें जो पहले से लाल थी उसमें खून उतर आया और वो और भी ज्यादा लाल हो गया। वो राक्षस जो कीर्ति से बचकर कविला से भगा गया था, वो सबको पहले ही आकर दिया था। कैसे एक परी सी दिखने वाली लड़की उनके 2 साथियों को बेरहमी से मारी थी। कीर्ति को अपने सामने देख बिना ज्यादा सोचे समझे वो सब उस पर हमला कर दिए। कीर्ति भी सबसे लड़ने लगी। वही उनके पीछे से आ रहे पंडित जी देखे कुछ जंगली भेड़िए कीर्ति पर पीछे से हमला करने वाली हैं, वो उनसे लड़ने लगे। कुछ ही देर में वहां कीर्ति और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। इस वक्त कीर्ति माता चंडी का अवतार लग रही थी। वो अपने तलवार से जैसे ही वार करती, एक बार में ही वो राक्षस मार जाता। महल के अंदर काफी ज्यादा सन्नाटा था। चारों तरफ धूल, मिट्टी और मकड़ी का जला लगा था। वहीं महल के बीचों बीच एक आदमी ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहना अपने सामने जल रहे हवन कुंड में आहुति देते हुए जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उस आदमी की खतरनाक आवाज उस वीरान महल में गूंज रहा था। उसके सामने एक काला कंकाल के साथ एक धारदार तलवार रखा था। यह आदमी कोई और नहीं साकन्या था, जो इस पूजा के बाद आज महाराज महेंद्र की बलि देकर अपनी शक्तियों को बढ़ने वाला था। क्योंकि उनके पास अभी भी काफी शक्तियां थी, जिसे कई कोशिश करने के बाद भी साकन्या उनसे ले नहीं पाया। साकन्या पूजा कर रहा था, तभी 2 राक्षस एक आदमी को घसीटते हुए वहां लाए। उस आदमी को लोहे के जंजीरों में बंधा गया था, साथ ही उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसके शरीर पर कई तरह के जख्म के निशान थे। उस आदमी के कपड़े फटे थे। कुल मिलकर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। दोनों राक्षस उस आदमी को लाकर साकन्या के बनाए एक काले और लाल रंग के चक्र में घुटने के बल बिठा उनसे थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस आदमी को अपने सामने बैठा देख साकन्या के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वह अपने सामने रखे तलवार को हाथ में उठा अपनी जगह उठ उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया। साकन्या अपने सामने बैठे आदमी को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हारे पास अभी भी समय भी, मुझे बता दो वो दिव्य ज्योति कहाँ है। मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अच्छे से जानते हो आगे क्या होगा। साकन्या की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर भी उसके सामने बैठे आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बार वो आदमी अपना सिर उठा हल्की मुस्कान के लिए साकन्या के आंखों में देखने लगा।
उस आदमी के चेहरे पर भले ही चोट के निशान थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे का तेग उसको खास बना रहा था। उसको मुस्कुराते देख साकन्या के भव बदल गए, लेकिन कुछ सोच अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी खतरनाक हंसी उस वीरान महल में गूंजने लगी। उसे सुन वहां बैठे पक्षी उड़कर भग गए। दूसरे पल अचानक ही वो शांत हो अपनी खतरनाक आवाज में उस आदमी से बोला, लगता है अपनी मौत को सामने देख महाराज महेंद्र का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, आपको इस जिंदगी से बहुत जल्द आजादी मिलाने वाला है। साकन्या की यह बात सुन महेंद्र की मुस्कान दुगनी हो गई। वह विश्वास भरी आवाज में बोला, फिक्र हमें नहीं तुम्हें करनी चाहिए। आज मेरी मौत का पता नहीं, लेकिन तुम्हारी मौत निश्चित है। फिर बाहर से आती आवाज को सुन बोले, यह आवाजें सुन रहे हो ना? यह आवाजें इस बात का सबूत है। वह आ गई है तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देने, तो तैयार हो जाओ अपने अंत के लिए। कीर्ति जो बाहर राक्षसों को बेरहमी से मार रही थी, उनकी चीखें आवाजें अंदर तक आ रही थी, जिसे सुनकर महेंद्र के चेहरे पर मुस्कान आया था। महेंद्र को भी पता चल चुका था, दिव्य कन्या कल्की वन में आ चुकी है, जिसके कारण वह समझ गया साकन्या का अंत निकट है। अब जल्द ही कल्की राज्य इस राक्षस से आजाद होगा। महेंद्र की बात सुन साकन्या का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला, इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो साकन्या को मार सके। मेरे पास दुनिया की असीम काली शक्तियां हैं। मैं काली दुनिया का राजा हूं, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। फिर महेंद्र को घूरते हुए बोला, और बात रही तुम्हारी उस रक्षक की, तो उसकी बलि मैं अपने देवता को भेंट स्वरूप दूंगा, लेकिन ये दिखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। बोल हंसने लगा। साकन्या जैसे ही महेंद्र को मारने के लिए तलवार उठा, उसके पैर के पास आकर एक राक्षस का सिर गिरा, जिसे देख महेंद्र के आंखों में चमक आ गया। अचानक हुआ इस हादसे से साकन्या के चेहरे पर हैरानी के भव आ गए, लेकिन जैसे ही उसको समझा आया अभी अभी क्या हुआ, उसका चेहरा भयानक हो गया। वहां बिल्कुल सनाहा छा गया। उस सनाहे में किसी के अंदर आने की आवाज आई। इस आवाज को सुन साकन्या और महेंद्र के साथ वो दो राक्षस भी दरवाजे की ओर देखने लगे। उन सबको वहां के एक छोटी मगर परी सी जैसी दिखने वाली लड़की दिखी, जिसके हाथ में तलवार लेकिन आंखें में गुस्सा था। उस लड़की को देख जहां महेंद्र के चेहरे पर खुशी आ गया, वही एक पल के लिए अंदर आ रही कीर्ति का ये रूप देख साकन्या भी अपनी जगह पर जम सा गया। लेकिन अगले ही जैसे ही साकन्या को अभी क्या हुआ वह याद आया, उसकी आंखें भयानक हो गया। उसके शरीर से काले रंग का धुआं निकलने लगा। कोई कुछ समझता उससे पहले वो दोनों राक्षस कीर्ति पर हमला कर दिए, लेकिन अगले ही पल कीर्ति उन दोनों का सिर उनके धड़ से अलग कर दी। ये देख साकन्या के आंखों में खून उतर आया। वो कीर्ति के सामने खड़ा हो गया। इस वक्त उसके शरीर से निकलता काला धुआं उसको नर्क का शैतान बना रहा था। वो अपनी सर्द मगर खतरनाक आवाज में बोला, आखिर तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर ले लाई। तुम्हारा इंतजार मुझे वर्षों से था। तुम्हें मार मैं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करूंगा। आज तुम्हारी बलि देकर मैं अपने देवतों को खुश करूंगा। बोल हंसने लगा। वही कीर्ति के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदला। वो पहले जैसे ही बिल्कुल शांति से खड़ी उस राक्षस को देख रही थी। अचानक साकन्या का आकर बढ़ने लगा। अलगे ही पल वह अपने भयानक राक्षसी रूप में कीर्ति के सामने आकर खड़ा हो गया। साकन्या इस वक्त कीर्ति से 5 गुना लंबा अपने शैतानी रूप में खड़ा हंस रहा था। वह अपने शक्तियों से पहला बार कीर्ति पर किया तो कीर्ति अपने तलवार से उसे रोक दी। अगले ही पल दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगा। साकन्या के पास कई तरह की काली शक्तियां थी, जिसका उपयोग कर वो कीर्ति को हराकर अपने वश में करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कीर्ति को वह छू भी नहीं पाया। हर बार कीर्ति उससे आसानी से बच जाती, जिसे देख साकन्या को गुस्सा आने लगा। साकन्या के लंबे होने के कारण कीर्ति उसके सिर तक पहुंच नहीं पा रही थी। साकन्या का अंत उसके सिर को धड़ से अलग कर ही किया जा सकता था। ये देख कीर्ति उसके पैर पर बार की, जिसके कारण साकन्या अपने घुटने के बल नीचे बैठ गया। इसी का फायदा उठा अगले पल कीर्ति हवा में उड़ एक वार में उसके सिर को धड़ से अलग कर जमीन पर आ गई। खून के छींटे महल के दीवारों पर गिरा और साकन्या का सिर उस हवन कुंड में जाकर गिरा। कल्की वन। कीर्ति जैसे ही साकन्या के सिर पर वार की, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। साकन्या का सिर जाकर हवन कुंड में गिरा। इसी के साथ हवन कुंड की अग्नि तेज हो गई। वही उसका धड़ कीर्ति के थोड़ी दूर पर गिरा। साकन्या के मरते ही उसके शरीर से पीली और लाल रंग का प्रकाश कुंज निकल हवा में उड़ने लगा। उस प्रकाश कुंज को बाहर निकलते ही महल के अंदर रोशनी फैलने लगा। राजा महेंद्र और कीर्ति उसे देखने लगे। तभी वहां राज्य पंडित आए। उस कुंज को देख पंडित जी कीर्ति से बोले, यह वही पवित्र शक्ति कुंज है जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। ये शक्ति कुंज कल्की राज्य के सकारात्मक शक्तियों का स्रोत है।
साकन्या के मारने के बाद अब ये पूरी तरह आजाद है। फिर कीर्ति को देख बोले, लेकिन इस पर अभी भी काली शक्तियों का प्रभाव है, इसलिए यह इस वक्त अशुद्ध है। आप शक्ति कुंज पर अपने खून के कुछ बूंद डालें। आपके ऐसा करते ही यह शक्ति कुंज पहले के जैसे शुद्ध हो जाएगा। राज्य पंडित के बोलने पर बिना देर किए कीर्ति अपना हाथ काट उस शक्ति कुंज पर खून डालने लगी। कीर्ति के ऐसा करते ही उस कुंज से तेज सफेद और पीली रोशनी निकलने लगा। वो रोशनी जैसे जैसे महल में चारों तरफ फैलाने लगा, वहां की दीवारें पहले जैसा होने लगा। महल और कल्कि वन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियों साकन्या के मारने के बाद बची, उसे वो शक्ति कुछ खत्म करने लगा। वन के सूखे पेड़ पौधे पहले के जैसे हरे होने लगे। जहां जहां काला धुआं था वो खत्म होने लगा। चारों तरह हरियाली छाने लगा। कुछ ही देर में कल्कि वन में सूर्य का प्रकाश पड़ने लगा और सब कुछ पहले जैसा हो गया। पशु पक्षी खुशी भरी आवाजें निकालने लगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाने लगा। इन सबके बीच राजमहल एक अलग चमक बिखेर रहा था। पूरा महल गोल्डन और व्हाइट कॉम्बिनेशन के रॉयल तरीके से बना था। उसके चारों तरफ लगे हरे पड़े और पीछे का पहाड़ उसकी सुंदरता बढ़ा रहा था। महल के अंदर सब कुछ पहले जैसा हो गया। महाराज महेंद्र जो पहले एक कैदी के जैसे लग रहे थे, इस वक्त उनका पूरा रूप बदला था। वो अपने पहले अवतार में आ गए। वो अपने चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी लिए अपने राजमहल और सिंहासन को देखने लगे। तभी वहां कुछ आदमी आए, उनके शरीर पर राजशाही वस्त्र थे। सब आकर महाराज महेंद्र के आगे अपना सिर झुकाए। ये सब महाराज महेंद्र के भरोसेमंद आदमी और इस राज्य के हित में काम करने वाले आदमी थे, जिन्हें साकन्या कैद करके रखा था, लेकिन उसके मारने और उस शक्ति कुंज के प्रभाव के कारण वो सब पहले जैसा हो गए। कीर्ति तो बस महल के खूबसूरती में खोई महल को देख ही रही थी। तभी उसको महाराज महेंद्र जी की भरी आवाज सुनाई दी, तो वह उनके तरह देखने लगी। इस वक्त महाराजा महेंद्र से सकारात्मक ऑरा निकल रहा था, जिसे कीर्ति महसूस कर रही थी। महेंद्र कीर्ति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ बोले, आपने जो कुछ हमारे और हमारे राज्य के लिए किया, उसका उपकार हम जिंदगी भर याद रखेंगे। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके कारण हजारों वर्ष बाद हम और हमारी प्रजा उस राक्षस के चंगुल से आजाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अपने सामने उनको हाथ जोड़ता देख कीर्ति उनका हाथ पकड़ नीचे करते हुए प्यार से बोली, महाराज आप हमारे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए, ये सब अच्छा नहीं लगता। हमने जो कुछ किया वो हमारा फर्ज था। उस राक्षस का अंत हमारे हाथों से लिखा था। कीर्ति के ऐसे बोलने पर महेंद्र जेड के साथ वहां खड़े हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ गया। महेंद्र को अचानक कुछ याद आया और वो पंडित जी को देखने लगे, तो वह मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिए। पंडित जेड के हाँ बोलते ही महेंद्र की आंखों में चमक आ गया। वो बोले, हमें लगा था आपके दर्शन किए बिना हम मार जाएंगे, लेकिन ईश्वर से हमारी इच्छा पूरी कर दी। हमारा हजारों वर्षों का इंतजार सफल हुआ। महेंद्र जी की बात सुन कीर्ति मुस्कुराने लगी। तभी राज्य पंडित महेंद्र जेड के पास आकर बोले, महाराज हमें कल ही शुद्धिकरण यज्ञ कर कल्कि वन के सीमाओं को सुरक्षा चक्र से बंधाना होगा। तो महाराज हाँ में सिर हिला दिए। फिर पंडित जी कीर्ति से बोले, हम जानते हैं आप जल्द से जल्द आगे के मार्ग की ओर प्रस्थान करना चाहती है, लेकिन कल के पूजा में आपका होना जरूरी है। कीर्ति उनसे बोली, आप पूजा की तैयारी कराए, हम कल पूजा होने के बाद निकलेंगे। कीर्ति के हाँ बोलने के बाद पंडित जी कुछ आदमियों के साथ महल से निकल गए। महेंद्र एक दासी से बोले, आप राजकुमारी कीर्ति को विश्राम कक्ष में लेकर जाए। फिर वो कीर्ति से बोले, राजकुमारी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आप थक गई होंगी। कीर्ति हाँ में सिर हिला उस दासी के साथ निकल गई, क्योंकि जब से वह यहाँ आई थी एक पल के लिए भी उसको आराम नहीं मिला था। अब उसको कुछ देर आराम करना था। कीर्ति के जाने के बाद महाराज अपने मंत्री के साथ वहां से निकल गए। मायावी जंगल। इस वक्त अक्ष दैत्य गुरु के सामने सिर झुकाए उनको आश्रम में जो कुछ हुआ वो सब बताने लगा। वो 3 बार आश्रम पर हमला किया, लेकिन हर बार उसको हार का सामना करना पड़ा। पूरी बात सुन दैत्य गुरु की आंखें गुस्से में लाल हो गया। उनकी अक्ष पर गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें एक काम दिया था वह भी पूरा नहीं कर पाए। एक दानव होकर उन मामूली इंसानों को हरा नहीं पाए। तुम हमारे दानव जाति पर एक श्राप हो और ऐसे दानव को जीने का कोई हक नहीं है। बोल जैसे ही अक्ष पर वार करने को हुए उनके पास बैठा इंसान उनको रोकते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, रुकिए दैत्य गुरु, गुस्से में उठा कदम हमेशा गलत होता है, इसमें हमारा नुकसान होगा। दैत्य गुरु, तो आप बताएं हम ऐसा क्या करें जिससे वह महायज्ञ रुक जाए, क्योंकि आप यह अच्छे से जानते हैं यज्ञ पूरा होते ही उनको उनकी शक्तियां मिल जाएगी और हम अपने महाराज को जगा नहीं पाएंगे।
दैत्य गुरु की बात सुन वो आदमी कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके आंखों में शैतानी चमचा आ गया। वो उनसे बोला, अगर हमें महायज रोकना है तो उसके लिए हमारा वहां जाना जरूरी नहीं है, वो कोई और भी कर सकता है। उस आदमी की बात सुन अक्ष और दैत्य गुरु उसको सवालिया नजरों से देखने लगे तो वह आदमी उनको कुछ बताने लगा। जैसे वह अपनी बात खत्म किया, दोनों के आंखों में शैतानी चमक आ गया। दैत्य गुरु हंसते हुए बोले, आपका प्लान बहुत अच्छा है, अब वह महायज रोकने से कोई नहीं बचा सकता है। फिर वह अक्ष से बोले, तुम सब समझ गए, तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अक्ष अपने चेहरे पर शैतानी चमक लिए बोला, हम सब समझ गए, इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे, अब आप अच्छे खबर का इंतजार करें। बोल वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद वह दोनों वापस अपने काम में लग गए। आश्रम। महायज को शुरू हुए आज पूरे 5 दिन हो गया था। जैसे जैसे महायज आगे बढ़ रहा था, हवन कुंज की अग्नि बढ़ रही थी। आश्रम के चारों तरफ सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। विक्रम, अभिषेक, आर्यन और प्रतीक्ष के शरीर से निकलने वाली रोशनी का तरंगे बढ़ने लगी। इस वक्त महागुरु उनके थोड़ी दूर पर बैठे अपनी साधना में लीन थे। जब से महायज शुरू हुआ था, हर्षवर्धन और चंद्रकांत जी आश्रम में ही रुके थे। वो अपनी तरफ से आश्रम की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते। उनके रहने का इंतजाम आश्रम में ही किया गया था। बॉडीगार्ड चारों तरफ फैले कड़ी सुरक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद आश्रम के बाहर आकर 2 गाड़ी आकर रुका। एक गाड़ी से विक्रांत, प्रवीण और ऋतिक बाहर निकले। वहीं दूसरी गाड़ी से अमर, रेयांश और कबीर बाहर निकले। सब एक दूसरे को देख आश्रम के अंदर जाने लगे। अंदर आते ही उनको अपनी चारों तरफ सकारात्मक शक्तियों महसूस हुआ, जिससे उनको काफी अच्छा महसूस हुआ। सब आकार हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जेड के पांव छू उनका आशीर्वाद लिए। उन सबको अचानक आश्रम में देख उन दोनों को हैरानी हुआ। दोनों कुछ बोलते उससे पहले वहां एक गार्ड भागते हुए आया। उसके चेहरे पर डर के भाव थे। वो उनके पास आकर बोला, बॉस जल्दी बाहर चलकर देखिए। उस गार्ड की बात सुन सब आश्रम के बाहर निकले। बाहर का नजारा देख उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। आश्रम। चंद्रकांत जी, हर्षवर्धन जी, विक्रांत, ऋतिक, प्रणव, कबीर, रेयांश और अमर आपस में बात करने लगे। तभी वहां अचानक से एक गार्ड भागता हुआ आया। आश्रम के अंदर अचानक गार्ड्स के आने पर सब उसको देखने लगे, क्योंकि भले ही चंद्रकांत जी आश्रम में बॉडीगार्ड लगाए थे लेकिन वो सब बाहर थे। गार्ड के चेहरे पर हैरानी, परेशानी के भाव, कई तरह के भाव थे। उसके चेहरे को देख सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि यहाँ विक्रम, ड्रैगन किंग और प्रतीक्ष, ईगल किंग के बेस्ट ब्लैक कमांडो थे, जिनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता था। ये हमेशा एक्सप्रेशन लेसा रहते, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होता, लेकिन आज उनके चेहरे पर भी परेशानी के साथ डर के भाव थे, जिसे देख सबको हैरानी हुआ। विक्रांत अपनी हार्ड आवाज में उस गार्ड से बोले, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इस तरह हमारे पास आना पड़ा। विक्रांत की आवाज सुन वो गार्ड थोड़ा डरते हुए बोला, सर बाहर एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग को एक बार चल के देखना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। उस गार्ड की बात सुन सब उसके साथ आश्रम के बाहर आए और बाहर का नजारा देख उनकी आंखें भी बड़ी हो गई। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके सामने बाज, चील, गिद्ध और भी कई तरह के खतरनाक पक्षियों का समूह खड़ा था। साथ ही उनके आगे कक्ष और अक्ष अपने राक्षसी रूप में खड़े थे। उनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान था। अपने सामने कक्ष और अक्ष को देख हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जेड के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर अपने सामने खड़े खतरनाक पक्षियों के झुंड को। हर्षवर्धन जी परेशानी भरे लहजे में बोले, चंद्र ये तो चले गए थे, फिर अचानक यहाँ कैसे आए, और इसके साथ खतरनाक पक्षियों और जानवरों के झुंड को देख लग रहा है ये पूरी तैयारी से आया है। हर्षवर्धन की बात सुन चंद्रकांत जेड के चेहरे पर भी परेशानी के भाव बढ़ गए। वही उनकी बात बाकी लोगों को समझ नहीं आया। तभी रेयांश बोला, दादाजी आप किसी बात कर रहे हैं, और ये दोनों राक्षसों के जैसे दिखने वाले प्राणी कौन है। चंद्रकांत जी सबको देख बोले, बेटा ये दोनों राक्षस हैं जो अंदर हो रहे पवित्र महायज को भंग करना चाहते हैं। पहले भी ये 2 बार ऐसा कर चुके हैं, जिसे हमने रोका था, लेकिन हमें उम्मीद नहीं था इस बार यह ऐसा करेंगे। कबीर, तो दादाजी इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। जैसे पहले ये 2 बार डर कर भागा था, वैसे ही इस बार भी भागेगा। ये लोग हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं पाएंगे। और ऐसे ही यह चील कौए हमारा क्या ही बिगड़ लेंगे, एक गोली लगेगा को तुरंत ऊपर चले जाएंगे। लो भाई, अब इनको कौन बताए, जिन्हें ये कौवा समझ रहे हैं वो इनकी आगे क्या हालत करेगा, देखने में मजा आएगा।
अमर, हाँ दादाजी, कबीर सही बोल रहा है और हमारे वेल ट्रेन गार्ड्स के आगे ये सब कुछ नहीं है। आप परेशान मत हो, ये सब कुछ अपने कंट्रोल में होगा। वही प्रणव, रयश और विक्रांत भी कुछ वैसा ही सोच रहे थे। वही कबीर और अमर की बात सुन चंद्रकांत और हर्षवर्धन जी उनको ऐसे देखने लगे जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हैं। उनकी नजरों में इस तरह के एक्सप्रेशन देख कबीर मुंह बनाकर बोला, आप दोनों मुझे कैसे क्यों देख रहे हैं? जैसे हमको बेवकूफ है, मना कि हम हैंडसम है, लेकिन ऐसे देखना जरूरी थोड़ी है। चंद्रकांत जी अपना सिरना में हिला दिए। वही हर्षवर्धन जी बोले, बेटा जी, आपको सही लग रहा है। आप इस वक्त आप सचमुच एक बेवकूफ लग रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सब कोई आम चील, बाज और गिद्ध है जो आपके भागने पर ऐसे ही भाग जाएंगे? तो आपको गलत लग रहा है। वही उनकी बात किसी को समझ नहीं आया, सब उनको कंफ्यूज से देखने लगे। तो चंद्रकांत जी बोले, ये सब मायावी जंगल के जंगली और असुरी जीव है जिस पर इंसानों का वश नहीं चलता, जो इस वक्त कक्ष के अधीन है, जो कि एक पश्ची दानव है। इन्हें मरना तो दूर, हम अपने हथियारों से छू तक नहीं पाएंगे। आपके ट्रेन कमांडो भी इसका कुछ बिगड़ नहीं पाएंगे। चंद्रकांत जी की बात सुन सबके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। प्रणव जी परेशानी भरे लहजे में बोले, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये सब कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। आपने जैसा बोला उस अनुसार तो हम खुद को भी इनसे बचा नहीं पाएंगे, तो इन्हें अंदर जाने से कैसे रोके? प्रणव जी की बात सुन सब सोच में पड़ गए। तभी उनको पीछे से शांत मगर एक गंभीर आवाज सुनाई दिया। सब पीछे देखने लगे। उनके पीछे महागुरु अपने 2 शिष्य के साथ खड़े थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। उनको अपने सामने देख सब अपने हाथ जोड़ एक साथ उनको प्रणाम किए। कल्कि वन, वही दूसरी तरफ कल्कि वन का माहौल इन सब के अलग खुशनुमा और खुशहाली भरा था। जब से कल्कि राज्य साकन्या से आजाद हुआ था, चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां छाया था। इंसान, जानवर, पशु पक्षी के साथ पेड़ पौधे भी हजारों वर्ष बाद अपने आजादी का खुशियां मना रहे थे। महापूजा होने के बाद कीर्ति, महाराज महेंद्र और पंडित जेड के साथ मिलकर कल्कि राज्य के चारों सीमाएं पर एक पवित्र सुरक्षा सूत बांधने में मदद की, जिसके कारण कोई भी नकारात्मक शक्तियां अब कल्कि वन में प्रवेश नहीं कर सकता था। सब कुछ खत्म होने के बाद कीर्ति कबीले वाले और अपने दोस्त बुल्लू कुल्लू से मिलकर कर महाराज महेंद्र के पास आए। इस वक्त महल में चहल पहल था। कीर्ति महाराज महेंद्र से बोली, महाराज अब हमें चलना होगा, काफी समय हो गया है, अब हमें आज्ञा दे। महाराज महेंद्र भी कीर्ति के बातों को समझ उससे बोले, ठीक है, हम आपको आगे का रास्ता बताते हैं, आप हमारे साथ चाहिए। फिर दोनों महल से अंदर बने एक कमरे में के बाहर पहुंचे। जैसे ही महाराज उस कमरे का गेट खोले, उन दोनों पर तेज प्रकाश की रोशनी पड़ा। दोनों अपने आंखों पर हाथ रख लिए। थोड़ी देर बाद अपना हाथ हटा दोनों उस कमरे के अंदर आ गए। कमरे के बीचों बीच वही पवित्र शक्ति कुंज रखा था। महाराज महेंद्र और कीर्ति दोनों हाथ जोड़ उस शक्ति कुंज को प्रणाम किए। महेंद्र कीर्ति से बोले, आपके आगे जाने का मार्ग यही से है, हम पोर्टल खोलेगा, आप उस पोर्टल से होते हुए अपनी अगली मंजिल तक पहुंचेंगे। बोल अपने हाथ में पहने अंगूठी निकाल। जैसे ही शक्ति कुंज पर रखी, वहां पीले और लाल रंग का पोर्टल खुल गया। कीर्ति महाराज महेंद्र से हाथ जोड़ बोली, आपका धन्यवाद हमें आगे का रास्ता दिखाने के लिए। कीर्ति के बोलने पर महेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, आप ऐसा मत बोलिए, धन्यवाद तो हमें आपसे बोलना चाहिए। आज आपके कारण हमारी प्रजा हजारों वर्ष बाद खुश है। हम महादेव से प्रार्थना करेंगे आप अपने कार्य में जल्द ही सफल हो। कीर्ति मुस्कुराते हुए उस पोर्टल में अंदर चली गई। इसी के साथ कीर्ति अपने पहले पड़ाव पार कर दूसरे पड़ाव के लिए निकल गई। कीर्ति जैसी कि उस पोर्टल से बाहर निकली, खुद को दूसरी दुनिया में पाए। वो अपने चारों तरफ देखने लगी। यहाँ की सुंदरता देख कीर्ति उसमें खोने लगी। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। कीर्ति खोए हुए अंदाज में खुद से बोली, क्या इसे ही जन्नत बोलते हैं? ये जगह कितनी सुंदर है, क्या हम जन्नत में आ गए? लेकिन यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है? यहाँ चारों तरफ हरे भरे घास और फूल के पौधे फैले थे। सुनहरी पहाड़ी, नीला आसमान के साथ सफेद पानी का झरना यहाँ की खूबसूरती को बढ़ा रहा था। चारों तरफ छोटे छोटे बटरफ्लाई और छोटे जानवर घूम रहे थे। कीर्ति जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, वहां के छोटे जानवर और बटरफ्लाई उसे देखने लगे। कीर्ति आगे बढ़ रही थी, अचानक उसको एक औरत की शांत मगर मधुर आवाज सुनाई दिया। वो औरत कीर्ति से बोली, आखिर आप आ ही गई, बहुत इंतजार करवाया आपने। कीर्ति अपने सामने का खूबसूरत नजारा देखने में बिजी थी, तभी उसको एक औरत की शांत मगर मधुर आवाज सुनाई दिया। वह औरत कीर्ति से अपनी शांत आवाज में बोली, आखिर आप आ ही गई, बहुत इंतजार करवाया। इस आवाज में कुछ ऐसा था जिसे महसूस कर कीर्ति का दिमाग और दिल शांत हो गया।
वह सब कुछ भूल उस ओर बढ़ने लगी जिस तरफ से यह आवाज आया। कीर्ति थोड़ा आगे आए तो अपने सामने का नजारा देख वह अपनी जगह पर रुक गई। उसके आंखों में हैरानी के साथ एक चमक आ गया। सामने देखते हुए उसके सामने एक सतरंगी घने पेड़ के नीचे सफेद कपड़े पहने एक औरत आंखें बंद किए ध्यान में बैठी थी। उनके शरीर से सुनहरी और सफेद रोशनी निकल रहा था। उस औरत के चेहरे का तेज उसको दिव्य बना रहा था। कीर्ति को अपनी जगह पर रुकता देख वह औरत धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही वह कीर्ति को देखी उनके चेहरे पर प्यारी मुस्कान और आंखों में चमक आ गया। उस औरत के मुस्कुराने से वहां के फूल खिलने लगे। ये देख कीर्ति और भी ज्यादा हैरान हो गई। कीर्ति के हैरानी को समझ वह औरत अपनी शांत आवाज में बोली, हम जानते हैं आपके मन में कई सवाल होंगे जो आप हमसे पूछना चाहती होंगी। कीर्ति हाँ में सिर हिला दी। उसके सवालों को समझ वह औरत बोली, आप जानना चाहती हैं हम कौन हैं और यह जगह कौन सी है, और सबसे बड़ी बात आप यहाँ क्या कर रही है। अपने दिमाग में आए सवाल को उस औरत के मुंह से सुन कीर्ति को हैरानी हुआ। वह उसी तरह अपना सिर हाँ में हिला दी। कीर्ति के हाँ बोलने पर वह औरत मुस्कुराने लगी। वह औरत मुस्कुराते हुए बोली, आप इस वक्त फरिश्तों की दुनिया में हैं, जिसे एंगल एस वर्ल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, और हम यहाँ की राजमाता है। कीर्ति अपने फेस एक्सप्रेशन अब तक कंट्रोल कर ली, लेकिन राजमाता की बात सुन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह बोली, मतलब ये परिलोक है जहाँ परियां रहती है। कीर्ति की बात सुन राजमाता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, ये परिलोक नहीं है और ना ही यहाँ परियां रहती है, यहाँ फरिश्ते रहते हैं। इस पर कीर्ति कंफ्यूज से बोली, लेकिन परिया और फरिश्ते तो एक होते हैं ना राजमाता। सबको लगता है परिया और फरिश्ता एक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक परी फरिश्ता हो सकती है, लेकिन एक फरिश्ता परी नहीं हो सकती। जिनके कर्म अच्छा होते हैं, साथ ही जिनका दिल साफ हो, उनके दिल में किसी तरह का कोई नकारात्मक भावना ना हो, उन्हें फरिश्ता कहा जाता है, और वह सब यही रहते हैं। फिर वह कीर्ति को देख मुस्कुराते हुए बोली, क्या आपको आपके यहाँ आने का कारण पता है। तो कीर्ति ना सिर हिला दी। राजमाता बोली, हम आपको आपके आने का कारण बाद में बताएंगे, लेकिन अभी सबसे जरूरी आपकी शक्तियों को उजागर करना है। कीर्ति, वह कैसे होगा, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। राजमाता, सबसे पहले आपको अपना शक्ति चक्र जागृत करना। जब तक आपके चक्र जागृत नहीं होते आप अपनी शक्तियां नहीं पा सकती है। चक्र जागृत होने के बाद हम आपको आपके शक्तियों का उपयोग करना सिखाएंगे। राजमाता की बात सुन कीर्ति उनके थोड़ी दूर पर बैठ आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गई। साथ ही बीच बीच में कुछ मंत्र का जाप करने लगी जो राजमाता उसको बताए। कीर्ति के मंत्र उच्चारण करने के थोड़ी देर बाद उसके शरीर से रोशनी निकलने लगा। कीर्ति को देख राजमाता के चेहरे पर मुस्कान आ। वह खुद से बोली, आप पहले भी ऐसी थी और आज भी वैसी ही है। हमें पूरा विश्वास है आप अपनी सच्चाई जानने के बाद भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटेगी। उसका अंत आपके हाथ से होना निश्चित है। फिर राजमाता भी अपने ध्यान में बैठ गई। आश्रम महागुरु को अपने सामने देख सब अपना सिर झुका उनको प्रणाम किए। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव देख वह अपनी शांत आवाज में बोले, क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। महागुरु के बोलने पर चंद्रकांत की परेशानी भरे लहजे में बोले, महागुरु एक समस्या हो गया है। अक्ष और कक्ष अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर मायावी जंगल के चील और बाजों को अपने वश में कर पक्षियों का झुंड लिए हमारे सामने खड़े हैं। चंद्रकांत की बात सुन और अपने सामने का नजारा देख भी महागुरु के भाव नहीं बदले। वह हल्की मुस्कान लिए सबको देख बोले, इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कौन बोला आप इन्हें मार नहीं सकते हैं। बोल अपने शिष्य को कुछ इशारा किए। महागुरु के इशारे को समझ उनके दो शिष्य अपने हाथ में कुछ तलवार लेकर आए और वह सबको दे दिए, साथ ही गार्ड्स को भी दे दिए। अपने हाथ में तलवार पकड़ सब महागुरु को देखने लगे। वह महागुरु बोले, अगर मनुष्य के अंदर साहस को तो वह कुछ भी कर सकता है, तो ये तो सिर्फ जंगली पशु है। आप लोग इस पवित्र हथियार से उनका सामना कर सकते हैं। वक्त आने पर यह आपकी रक्षा करेगा, लेकिन याद रहे उनके खून का एक बूंद भी हवन के आसपास नहीं आना चाहिए। इस वक्त वह सब काली शक्तियों के अधीन है। अगर ऐसा हुआ तो महायज्ञ भंग हो जाएगा। विक्रांत विश्वास के साथ बोला, महागुरु आप इनको हम पर छोड़ दे, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन इनको अंदर आने नहीं देंगे। विक्रांत की बात सुन महागुरु मुस्कुराते हुए बोले, हर किसी का जन्म एक खास उद्देश्य के लिए होता है। सयाद आप लोग को अपने जन्म का उपदेश्य मिल गया। बोल आश्रम के अंदर चले गए। उनकी बात को समझ सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। सब महागुरु की बात समझ गए। सच ही तो है, इस दुनिया में सबका जन्म किसी ना किसी कारण से होता है। कुछ लोग अपने धर्म को चुन उस रास्ते में चलते हुए अपने कर्म को पूरा करते हैं जिस पर उनके जन्म का उपदेश्य मिलता है। वही कुछ लोग अपने धर्म और फर्ज को छोड़ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं।
महागुरु के जाने के बाद सब अपनी पकड़ अपने तलवार पर मजबूत कर लड़ाई के लिए तैयार हो गए। सबके बोलने पर हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जी आश्रम के अंदर चलाए गए, क्योंकि अंदर की सुरक्षा भी जरूरी था। उनके साथ कुछ गार्ड्स में अंदर चले गए। प्रणव सामने की ओर देखते हुए बोले, बॉयज, आर यू रेडी फॉर दिस बैटल? सब एक साथ यस बोले। कबीर मजाकिया लहजे में बोला, दोस्तों, आज मुझे एवेंजर्स के सुपर हीरो के जैसा फील हो रहा है। हम दुनिया के रक्षक हैं। फिर खुश होकर बोला, वाओ, मेरे बचपन का सपना आज पूरा होने वाला है। आज मैं एक सुपर हीरो बन गया। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। तभी विक्रांत बोले, बेटा जी, सुपर हीरो बाद में बनना, पहले इनसे लड़ो जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहां लड़ाई शुरू हो गया। सब लड़ने लगे। वही चील और बाज गार्ड्स को उठाकर पटकने लगे। गिद्ध कितने ही गार्ड्स को घायल कर दिया। गार्ड्स भी बेरहमी से सबको मारने लगे। कबीर अपने सामने आ रहे गिद्ध को मार जैसे ही खुश हुआ। उसको ऐसा लगा जिसे वो हवा में है। वह पीछे देखा तो एक चील उसको हवा में उठाए था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर शांत होकर हैम बोला, मना कि मैं हवा में उड़ना चाहता था और तुमने मेरी विश पूरी कर दी, लेकिन वर्क इज वर्कशिप दोस्त, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बोल उस चील का सिर उड़ा दिया। चील के सिर कटते ही वो नीचे गिरने लगा। वो चिल्लाने लगा। उसको लगा, कबीर को लगा आज तो पक्का वो हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि उसकी हड्डी जो टूटने वाली है। लेकिन वो जमीन पर गिरता उससे पहले कोई उसको अपने गोद में पकड़ लिया। कबीर डर से अपनी आंखें बंद कर दिया। कबीर को जब चोट नहीं लगा तो वह अपनी आंख खोला। खुद को विक्रांत जेड के गोद में पाकर खुश होकर उनके गालों पर किसकर बोला, पापा यू आर ग्रेट, आई लव सो मच। विक्रांत उसको नीचे उतरते हुए बोले, तारीफ बाद में करना, पहले इनसे निपटो। बोल कबीर के पीछे आ रहे गिद्ध को मार दिए। कबीर भी सीरियस होकर लड़ने लगा। ऋतिक लड़ रहे थे, तभी एक बाजुन के हाथ पर हमला किया, जिससे उनके हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गया। तलवार गिरते ही एक गिद्ध जैसे ही उन पर हमला करने लगा, कोई उसको आकर बेरहमी से मार दिया। उसका खून ऋतिक के चेहरे पर गिरा। वह अपने सामने देखने तो रेयांश अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ खड़ा था। रेयांश अपने एक हाथ से तलवार उठाया और दूसरे हाथ से उनको उठा। उनके हाथ में तलवार देकर बोला, पापा आप ठीक हो ना, आपको लगी तो नहीं? ऋतिक मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो पहले इनसे निपटे हैं। बोल लड़ने लगे। रेयांश भी अपना सिर हिला लड़ने लगा। वही थोड़ी दूर पर खड़े अक्ष और कक्ष सब देख रहे थे। कक्ष परेशानी भरे लहजे में बोला, अगर ये लोग ऐसे लड़ते रहे तो हम अपने कार्य में सफल कैसे होंगे? कक्ष की बात सुन अक्ष जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये हमारा असली प्लान था? कक्ष को अक्ष की बात समझ नहीं आया तो वह उसको सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी अक्ष वो अजीब आवाज निकला जिसे सुन 50 चील और बाजों का झुंड ऊपर से होते हुए आश्रम की ओर तेजी से बढ़ने लगा। ये देख कक्ष भी हंसने लगा। अमर जो लड़ रहा अचानक उसका ध्यान ऊपर गया। सामने से आ रहे झुंड को देख वो चिल्लाते हुए बोला, सब ऊपर देखो। तो सब ऊपर देखने लगे। उन सब को ऊपर से आता देख प्रणव बोला, ओ गॉड, मतलब यह एक जाल था हमारे लिए। असली प्लान उनका हमें इनके बीच फंसा महायज को बर्बाद करना है। ये देख सबके चेहरे पर परेशानी के साथ डर के भाव आ गए। रेयांश, हमें किसी भी कीमत पर इन्हें अंदर जाने से रोकना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेयांश की बात सुन सब आश्रम की ओर भागे। जो लड़ते हुए थोड़ी दूर पर आ गए थे, लेकिन वह आगे बढ़ते उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे देख उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ सुकून के भाव आ गए। आश्रम। अक्ष के इशारा करने पर 50 से ज्यादा चील और बाजों का खतरनाक झुंड ऊपर की ओर से आश्रम की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उनकी आवाज सुन अमर और बाकी सबका ध्यान ऊपर की ओर गया तो सब हैरान रह गए, लेकिन अलगे ही पल उनको समझ आ गया। उस पर चील और बाज का हमला करना एक ट्रैप था। उनका असली प्लान उन्हें फंसाकर आश्रम पर हमला करना था। विक्रांत, ऋतिक, प्रणव, रेयांश, अमर और कबीर तेजी से आश्रम की ओर भागे। वही बाकी के गार्ड उनके लिए रास्ता बनाने लगे। उनके चेहरे पर डर और परेशानी के भाव आ गए, क्योंकि सब लड़ते हुए आश्रम से थोड़ी दूर पर आ गए थे। वही इन सब की ऐसी हालत देख अक्ष और कक्ष शैतानों के जैसे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी वहां गूंजने लगी। उनकी हंसी की आवाज सब सकते थे, लेकिन तभी अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देख इन दोनों के चेहरे पर हंसी के जगह हैरानी के भाव आ गए। वही बाकी के चेहरे पर मुस्कान के साथ सुकून के भाव आ गए। सब ऊपर की ओर देखने लगे। आश्रम के ऊपर 4 चौपर उड़ रहा था, जिसके चारों कोने पर एक बड़ा जाल लगा था। वो चील और बाजों का झुंड जैसे कि आश्रम के ऊपर आकर नीचे की ओर जाने लगे। वो चारों चौपर से लगे जाल में फंस गए। उनके फंसते ही वो चौपर उन सबको लेकर तेजी से निकल गया। ऐसे ही वहां कई सारे चौपर आ गए।
जिसमें जाल लगा था। ऐसे ही कुछ मिनट में चील, बाज और गिद्ध को वह अपने साथ लेकर चले गए और जो बचे उनको गार्ड्स और डेविल्स मिलकर मार दिए। इस वक्त आश्रम के बाहर सिर्फ खून ही खून था। विक्रांत, प्रणव, ऋतिक, रेयांश, अमर और कबीर पूरी तरह से खून से नहाए किसी शैतान के जैसे लग रहे थे। इन्हें देख तो एक पल के लिए शैतान ही डर जाए। वो सब एक दूसरे को आंखों से इशारा कर अक्ष और कक्ष की ओर बढ़ गए, जो अपनी जगह पर हैरानी से खड़े ऊपर की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया आखिर अचानक ये सब क्या और कैसे हुआ। भाई अब इनको कौन बताए, दुनिया में राक्षसों, चील, बाज और गिद्ध से भी खतरनाक इंसान होते हैं और जब बात उनके अपनों की आए तो हर इंसान शैतान बन जाता है। और यहाँ तो माफिया वर्ल्ड के किंग की बात है, जिन्हें पूरी दुनिया हार्टलेस मॉन्स्टर और क्रूल डेविल्स के नाम से जानती है। इनके नाम भर से लोग बनी सांस रोक लेते हैं तो इनकी क्या मजाल। अब ऐसे डेविल्स से भला कौन ही जीत पाएगा। सयाद, अभी तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। वो डेविल्स आकर अक्ष और कक्ष को चारों तरफ से घेर खड़े हो गए। उनके पास आने पर दोनों का ध्यान उन पर गया। जैसे ही अक्ष और कक्ष उन सबको देख एक पल के लिए राक्षस होने के बाद ही उनके शरीर में डर की लहर दौड़ गया। वो दोनों कुछ समझते उससे पहले विक्रांत, प्रणव और ऋतिक अक्ष पर, वही कबीर, अमर और रेयांश कक्ष पर हमला किए। उनके हमला करते ही उन दोनों को होश आया और दोनों लड़ने लगे। उन दोनों के पास असुरी शक्तियां थी, जिसका उपयोग कर वो खुद को बचाने लगे, लेकिन उसके प्रहार को सब अपनी तलवार की मदद से रोक देते। इस बीच डेविल्स के साथ बाकी सबको भी चोट लगा। भले ही इनके पास शक्तियां नहीं थी, लेकिन दिव्य तलवार की मदद से यह इनका सामना अच्छे से कर रहे थे। और रही बात साहस की, तो वो तो इनके अंदर कूट कूट कर भरा था। कुछ देर बस कक्ष और अक्ष काफी हद तक घायल हो गए। जब उनको लगा वो अब और नहीं लड़ सकते हैं तो दोनों अपनी शक्तियां का प्रयोग कर वहां से भाग गए। उनके भागते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। अमर, मुझे पता नहीं था हम इतने पावरफुल हैं कि हमसे डरकर राक्षस से भाग जाते हैं। अमर की बात सुन सब हंसने लगे। फिर सब आश्रम के बाहर आ गए। वो सब ऐसे अंदर नहीं जा सकते थे। अब तक गार्ड्स उस जगह को अच्छे से साफ कर दिए। आश्रम के बाहर बने गेस्ट रूम से सब फ्रेश होने चले गए। जो गार्ड्स घायल थे उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया और कुछ नए गार्ड्स आ गए वापस। आश्रम की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कोई महायज्ञ अभी कुछ दिन और चलने वाला था। दूसरी तरफ कीर्ति को साधना में बैठे 1 महीने से ऊपर हो गया था। वो अपने कुछ चक्र को उजागर कर ली थी, लेकिन अभी काफी काम बाकी था। राजमाता भी उसके पास ही बैठी थी। हम आपको बता दें, यहाँ और धरती के समय में 10 गुने का अंतर। यहाँ का 1 महीना धरती पर के 3 घंटे के बराबर है। राजमाता अपनी साधना में बैठी थी, तभी उनको कुछ आभास हुआ और वो अपनी आंखें अचानक से खोल चारों तरफ देखने लगी। तभी उनके पास एक सुनहरे रंग का तोता आया। वह तोता राजमाता में कान में कुछ बोला, जिसे सुन उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। कुछ देर बाद राजमाता वहां से गायब हो गई, जिसका पता कीर्ति को नहीं चला क्योंकि वह अपनी साधना में लीन थी। कुछ पल बाद राजमाता एक शाही कमरे में पहुंची। वहां पर पहले से 3 औरत खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। राजमाता को देख एक औरत उनके सामने अपना सिर झुकाए ली। वही राजमाता अपने सामने खड़ी 2 औरत को देख उनके सामने अपना सिर झुकाकर बोली, रानी परी और परी गुरु माँ को मेरा प्रणाम। फिर राजमाता बोली, हमें अचानक यहाँ बुलाने का कारण क्या हम जान सकते हैं, रानी परी? राजमाता की बात सुन रानी परी परेशानी भरे लहजे में बोली, राजमाता, परेशानी वाली बात है। परी लोक और फरिश्ते लोक की ओर संकट तेजी से बढ़ रहा है। वो परी को अपने अधीन कर उनकी शक्तियां को खुद में समाहित कर रहा है। उसके कारण दोनों लोक में हाहाकार मचा है। रानी परी की बात सुन राजमाता के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। तभी फरिश्ते लोक की रानी जया बोली, रानी परी सही जो बोल रही है राजमाता। कुछ महीनों से हमारे लोक के 5 राक्षस का कुछ हफ्ता नहीं चला है और हमें लगता है इसमें उसका हाथ है, क्योंकि एक वही है जो परी लोक और हमारे लोक पर अपना राज्य स्थापित कर त्रिकुट लोक तक पहुंचना चाहता है। रानी परी, रानी जया सही बोल रही है। हमें उसे त्रिकुट पहुंचने से किसी भी कीमत पर रोकना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर वह वहां तक पहुंचा तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। वही रानी परी की बात वहां खड़े हर इंसान समझ रहे थे। तभी गुरु माँ अपनी शांत आवाज में बोली, जब तक वह नहीं आ जाती हम उसका कुछ बिगड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका अंत उनके हाथों से लिखा है। हम बस उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। गुरु माँ की बात सुन जहां रानी परी और रानी जया के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, वही राजमाता की आंखों में चमक। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। गुरु माँ वह आ गई। पहले उनकी बात किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही समझ आया तीनों के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गया। रानी परी नम आंखों से बोली,
क्या आप सही बोल रही है? वह आ गई। राजमाता, हाँ रानी परी, वो 1 महीने पहले आए हैं और अभी अपनी साधना में बैठ चक्र को उजागर कर रही है। उसके बाद ही हम उनको परीक्षण दे सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे उसका सामना नहीं कर सकती है। परी गुरु माँ राजमाता से बोली, ठीक है, आप उनको अपनी शक्तियों पर नियंत्रण और उसका उपयोग करना सिखाए। जब आप अपना कार्य पूरा कर ले तो उन्हें हमारे आश्रम लाइएगा, आगे का ज्ञान उनको वहां मिलेगा। फिर परी रानी और रानी जया को देख बोली, जब तक वो पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती तब तक आप परी लोक और फरिश्ते लोक का ध्यान रखेगी। त्रिकुट की रक्षा करना हमारा धर्म है और इसके लिए हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। फिर थोड़ी देर बाद कर रानी परी और गुरु माँ परी लोक चली गई। रानी जया राज्य माता से आशीर्वाद लेकर अपने काम में लग गई। वही राजमाता वापस कीर्ति के पास आ गई, जो अभी भी अपने ध्यान में बैठी थी। आश्रम, प्रणव, विक्रांत, ऋतिक, अमर, कबीर और रेयांश रेडी होकर गेस्ट रूम से बाहर निकले। गार्ड्स को सब कुछ समझाकर आश्रम के अंदर आ गए। उन सबको सही सलामत अंदर आता देख हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जेड के चेहरे पर मुस्कान आ गया। सबको सही सलामत देख उनके दिल को सुकून मिला। हर्षवर्धन जी मुस्कराते हुए बोले, हमें आप सब पर गर्व है बच्चों। ये जानते हुए कि उनके पास जादुई शक्तियां हैं, आप पीछे नहीं हटे। आपने साबित कर दिया, अगर इंसान में साहस हो तो कोई शैतान भी इंसान के सामने नहीं टिक सकता। हर्षवर्धन जी की बात सुन सबके चेहरे की मुस्कान दुगनी हो गई। प्रणव बोले, अंकल, हमने जो किया वो हमारा फर्ज था, हमें खुशी हुई इस अच्छे कार्य में हम कुछ तो काम आए। ऋतिक मजाकिया लहजे में बोले, आप लोग कुछ भी बोलो लेकिन आज मजा आ गया। आज तक हम माफिया, आतंकवादी और अदर इंसानों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आया जितना आज उन राक्षसों से लड़कर आया। ऋतिक जी की बात सुन सब अपना सिर सहमति में हिला दिया, क्योंकि आज सबके लिए एक नया एक्सप्रेशन था। तभी ऋतिक को कुछ याद आया और वो सबको देख बोला, वैसे चॉपर वाला आइडिया किसका था? बहुत ही मस्त था। कबीर एक्साइटेड होकर बोला, अंकल आइडिया मस्त था ना, बिल्कुल हॉलीवुड के क्लाइमैक्स के जैसे। फिर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, वैसे यह मेरा आइडिया था। इस पर रेयांश उसको घूरने लगा तो कबीर अपना दांत दिखाते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम भी इस प्लान में थे, लेकिन ज्यादा आइडिया मेरा था। कबीर की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। तभी विक्रांत चंद्रकांत जी से बोला, अंकल, वैसे महायज कहाँ हो रहा है? क्या हम देख सकते हैं? और विक्रम के साथ बाकी सब कहाँ है? चंद्रकांत जी मुस्कुराते हुए बोले, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप सब हमारे साथ चलिए, हम आपको वहां लेकर चलते हैं। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन और चंद्राकत जेड के साथ सब महायज होने वाले परागन में पहुंच गए। वहां का नजारा देख उन सब की आंखें एक तक महायज की जगह पर जम सी गई। वहां चारों तरह सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा फैली थी। मंत्र की आवाज किसी संगीत के धुन के जैसी लग रही थी। सबका ध्यान विक्रम जी, अभिषेक जी, आर्यन और प्रतीक्ष गया, जिनके शरीर से निकलने वाली सफेद और नीली रोशनी उनको किसी दिव्य मूर्ति के जैसी बना रही थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन चारों को देख बाकी के लोग अपनी जगह खड़े मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगे। इस वक्त आर्यन, प्रतीक्ष, अभिषेक और विक्रम को समान मनुष्य नहीं लग रहे थे। उनके अंदर से निकल रही दिव्य ऊर्जा उनको खास बना रहा था। इस वक्त सबके दिमाग में एक ही शब्द आया और वो शब्द अद्भुत था। चंद्रकांत और हर्षवर्धन जी उनके एक्सप्रेशन देख समझ गए सबके दिमाग में क्या चल रहा है। सब अभी सामने देख ही रहे थे। उन सबको को होश महागुरु की आवाज सुनाया। सब थोड़ी दूर पर बैठे महागुरु के पास आए। महागुरु उन सबको देख बोले, आप अपने कार्य में सफल हुए। उम्मीद है आगे होने वाले जन कल्याण में आप लोग अपना योगदान देंगे, जिसकी शुरुआत अब हो गई है। उन सबको ज्यादा नहीं लेकिन कुछ बात समझ आ गया। सबके दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगे, जिसे समझ महागुरु बोले, वक्त आने पर आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, तब तक आप लोग जाकर महायज में शामिल हो जाए। महागुरु की बात सुन सब वापस महायज के स्थान पर आकर बैठ गए। एंजल एस वर्ल्ड। आज कीर्ति के ध्यान में बैठे पूरे 3 महीना हो गया था और वह अपने काम में सफल रही। इस वक्त कीर्ति के चारों तरफ एक सतरंगी रंग का चक्र बना था। सतरंगी चक्र इस बात का प्रतीक है कीर्ति अपनी सारी शक्तियां वापस हासिल कर ली है। ये देख राजमाता के चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह कीर्ति को देखते हुए अपने मन में बोली, आखिरकार आपको आपकी शक्तियां वापस मिल ही गई। अब आप पहले के जैसे अपने दुश्मनों का खात्मा करेगी। हम सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, सच जानने के बाद उसे सहने की हिम्मत आपको दे, क्योंकि इंसान हो या फरिश्ता, अपनों का धोखा उसे हमेशा दर्द और तकलीफ देता है। और इस वक्त आप खुद एक इंसान है। यह आज तक की आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। उम्मीद करते हैं इसमें आप सफल हो।
थोड़ी देर बाद कीर्ति धीरे से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसके चेहरे पर गजब का तेग था, जिसे देख एक पल के ही राज्य माता भी मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगी, क्योंकि कीर्ति इस वक्त किसी देवी का स्वरूप लग रही थी। कुछ पल बाद उनको होश आया। वह मुस्कुराते हुए कीर्ति से बोली, आप अपने सारे चक्र को उजागर करने में कामयाब हुई। आज से आपका प्रशिक्षण शुरू होगा। कीर्ति पहले राज्य माता को हाथ जोड़ प्रणाम की, फिर बोली, राज्य माता, हमें कैसी प्रशिक्षण लेनी है? राज्य माता, आपने अपने सारे चक्रों को उजागर कर लिया, लेकिन अभी आपकी शक्तियां बंधित है। प्रशिक्षण मिलने के बाद आप उन शक्तियों का सही से उपयोग करना सीखेगी, तब जाकर आप अपनी शक्तियों को उनके चरण सीमा तक पहुंचा पाएगी, क्योंकि इसकी आपको आगे जरूरत पड़ेगी। सारी बात समझ कीर्ति बस अपना सिर हाँ में हिला दी, जिसे जान राज्य माता उसको अपने साथ चलने का बोल अपने आश्रम में लाए। उस जगह को देख कीर्ति के ओठों पर प्यारी मुस्कान आ गया। राज्य माता उसको एक लकड़ी और फूलों के बने छोटे मगर प्यारे रूम में लाकर बोली, आप थक गई होगी, थोड़ी देर नहाकर आराम कर लीजिए, हम आपके लिए खाना भेजवाते हैं। आपका प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। तब तक अगर आपका मन हो तो टेबल पर रखे किताब की ओर इशारा कर बोली, इसे पढ़ सकती है, इससे आपको एंगल, एस वर्ल्ड और परिलोक के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। कीर्ति मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दी। राज्य माता वहां से चली गई। उनके जाने के बाद कीर्ति फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद रूम में आई, तब तक खाना आ गया था। कीर्ति खाना खाकर बेड लेट एक किताब खोल पढ़ने लगी। रुद्र का विला। रुद्र अपने स्टडी रूम में बैठा सीरियस फेस के साथ काम कर रहा था। तभी डोर खुला और वीर अंदर आया। उसके चेहरे पर खुशी के साथ परेशानी के भाव थे। वीर को अपने सामने देख रुद्र ध्यान से उसके फेस को देखने लगा। वीर रुद्र के सामने लगे चेयर पर बैठ बोला शुरू किया, हमारे आदमी अभी भी कॉलेज में है, उसके दोस्तों पर नजर रखे हैं, लेकिन वह उस दिन के बाद कॉलेज नहीं आए। उसके दोस्त आ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। फिर आगे बोला, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद पता चला है कीर्ति का रजावत और राठौर खानदान से स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। वीर की पूरी बात सुन रुद्र कुछ सोचने लगा। अचानक उसको कुछ याद आया और वह वीर से बोला, तुम रजावत खानदान की पूरी हिस्ट्री निकालो, हो ना हो उसका रिलेशन जरूर विक्रम रजावत से है। ये सुन वीर बोला, इस बात कर मुझे भी शक है, क्योंकि सालों पहले विक्रम रजावत की एक बेटी थी, लेकिन एक एसिडिटी में उसकी डेथ हो गई थी। ये बात सुन रुद्र के आंखों में चमक आ गया। वीर स्टडी रूम में निकलने लगा, तभी उसको कुछ याद आया और वह रुद्र से थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, रुद्र 2 दिन बाद वह इंडिया आने वाले हैं। वीर की बात सुन रुद्र जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसके हाथ रुक गए, लेकिन थोड़ी देर बाद सिर्फ उसके मुंह से हमम निकला। रुद्र का ये रिएक्शन देख वीर चला गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।